नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। हाथरस कांड साजिशों के ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुका है जिससे बाहर निकलना हर एक के लिए चुनौती है। ऊपर से उलझन ये कि आरोपी और पीड़िता के भाई के मोबाइल रिकॉर्ड जो सामने आए वो कहानी को कहीं और ले जा रहे हैं। एसआईटी मामले की जांच कर रही है, सीबीआई की भी सिफारिश हो चुकी है, लेकिन इन सब के बीच अब ये भी सामने आ रहा है कि हाथरस कांड के बहाने दंगा भड़काने की साजिश रची जा रही थी और पीएफआई इस साजिश में शामिल थी। जो गुस्सा गुबार बनकर फूटना शुरू हुआ था वो करीब 10 दिनों की साजिश और कशमकश के बाद अब चक्रव्यूह में उलझा नजर आ रहा है। और ये चक्रव्यूह सिर्फ एक चक्र से नहीं बल्कि कई चक्रों से मिलकर बना लगता है। लिहाजा इसके एक एक चक्र को समझने, परखने और जांचने की दरकार है। तो शुरुआत सबसे पहले करते हैं उस रात से जिसके बारे में कहा जा रहा है कि हाथरस के बुलगड़ी के 4 मनचलों ने गांव की बेटी के साथ न सिर्फ ज्यादती की बल्कि उसे बुरी तरह जख्मी भी कर डाला। तो जिस जगह से जुल्म की ये दास्तान शुरू होती है, ठीक उसी जगह से साजिश की बू भी आनी शुरू होने लगती है। हाथरस के चक्रव्यूह का पहला चक्र। हाथरस कांड में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब पता चला कि वारदात से पहले पीड़िता का भाई अपनी बहन के मुख्य आरोपी संदीप सिंह से लगातार बात कर रहा था। वो भी छोटी मोटी नहीं बल्कि दोनों नंबरों पर लंबी बातचीत हुई। सवाल यह है कि जब युवती और आरोपी संदीप के घरों का फासला भी ज्यादा नहीं है तो मोबाइल के जरिए दोनों नंबरों पर इतनी बातचीत की आखिर वजह क्या है। कॉल डिटेल से यह खुलासा हुआ है कि पीड़िता के भाई के नंबर से आरोपी संदीप के नंबर पर 1-2 बार नहीं बल्कि 62 बार और संदीप के नंबर से युवती के भाई के मोबाइल पर 42 बार कॉल की गई। कॉल डिटेल से यह भी सामने आया है कि इन बातचीत के दौरान दोनों नंबरों की लोकेशन भी गांव की ही थी। यानी इतना तो तय है कि पीड़िता के भाई और मुख्य आरोपी के बीच पुरानी जान पहचान है। इस खुलासे के बाद पुलिस ने इसकी जांच शिद्दत से शुरू कर दी है। साथ ही मुख्य आरोपी से भी पूछताछ हो रही है। हालांकि पुलिस इस मसले पर फिलहाल कुछ बोलने को राजी नहीं। हाथरस के चक्रव्यूह का दूसरा चक्र। हाथरस मामले की जांच यूपी एसआईटी कर रही है, मगर जिस तरह इस मामले ने तूल पकड़ा उसे देखते हुए यूपी सरकार ने सीबीआई जांच की भी सिफारिश कर दी है। हालांकि अभी सीबीआई जांच शुरू होने में वक्त लग सकता है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। ऐसे में जांच की प्रक्रिया क्या होगी ये कोर्ट से तय होगा। कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच के लिए भी यूपी सरकार कह चुकी है, लेकिन परिवार को सीबीआई जांच पर भरोसा नहीं। घर वाले लगातार न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। लगातार तफ्तीश के बीच हाथरस अभी छावनी में तब्दील है। मामले की संजीदगी को देखते हुए परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं हाथरस का सच सामने आने में 10 दिन का वक्त और लग सकता है, क्योंकि यूपी सरकार ने एसआईटी को फाइनल रिपोर्ट देने के लिए 10 दिन और दिए हैं। हाथरस के चक्रव्यूह का तीसरा चक्र। हाथरस मामले में जो दिल दहला देने वाला सच इस चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर आया है वो ये है कि इस मामले को मुद्दा बनाकर यूपी में दंगे कराने की साजिश रची जा रही थी और इसके लिए 100 करोड़ की फंडिंग का भी खुलासा हुआ है। इतना ही नहीं, इसमें मॉरिशस कनेक्शन भी सामने आ रहा है। इस इंटरनेशनल साजिश का पर्दाफाश तब हुआ जब यूपी पुलिस ने मथुरा के टोल प्लाजा से 4 संदिग्ध लोगों को धर दबोचा। बताया जा रहा है कि इनका ताल्लुक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई से है। आगे की तफ्तीश से पता चला है कि हाथरस में दंगे की साजिश के तार मॉरिशस से जुड़ रहे हैं और इसके लिए 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग भी जुटाई गई थी। लेकिन खुफिया एजेंसियों ने इस इंटरनेशनल साजिश के प्लान को पहले ही फेल कर दिया। हाथरस से श्वेता सिंह और कुमार कुणाल के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। पीएफआई पर हाथरस कांड के बहाने सिर्फ दंगा भड़काने की साजिश के इल्जाम नहीं है, बल्कि इस साजिश के तार विदेशों तक से जुड़े हुए हैं। कहा जा रहा है कि पीएफआई ने दंगा भड़काने के लिए करीब 100 करोड़ रुपए की फंडिंग की थी और ये फंडिंग मॉरिशस से हो रही थी। इसीलिए इस मामले की जांच में ईडी भी शामिल है। अब तमाम जांच एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि हाथरस दंगे की जो साजिश रची गई वो कितना सच है।
हमारी न्याय के लिए मांग कर रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए। दोषी जो है वो मतलब छूटना नहीं चाहिए और निर्दोष है उनको सजा नहीं होनी चाहिए। ये हाथरस को जलाने की जो साजिश हो रही है, ये जांच का विषय है। हमारे जो निर्दोष बच्चे उनको नहीं फंसाया जाए और जो दोषी हैं उनको छोड़ा नहीं जाए। क्या हमें नहीं है दर्द? हमारी भी तो बच्ची है। उन्होंने क्यों दंगा प्रसाद किया? अभी तक हमारे जिले में ऐसी घटना हुई, कितना बड़ा कांड हुआ हो, ये केवल राजनीतिक पार्टी कर रही है। हाथरस की बेटी के लिए एक तरफ इंसाफ की लड़ाई चल रही थी, उसके साथ ही उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने के षड्यंत्र का भी पर्दाफाश हो रहा है। सरकारी साजिश को बेनकाब करने के लिए साजिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में जुटी है। किसी की साजिश को सफल नहीं होने देंगे। किसी गरीब के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। ये सभी षड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे और बेनकाब होने के अलावा कानूनन कार्रवाई भी सख्ती के साथ ऐसे तत्वों के साथ हम लोग करेंगे जो लोग समाज के माहौल को खराब करके, समाज में जातीय विद्वेष पैदा करके, अराजकता पैदा करके, विस्वमन करके विकास को अवरुद्ध करना चाहते हैं। ये विकास अवरुद्ध नहीं होगा। अब उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हाथरस कांड के बहाने उत्तर प्रदेश में दंगा कराने का आरोप लगा है पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर। देश की सुरक्षा एजेंसियों को इस संगठन के वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल सलाम की तलाश है। हाथरस में साजिश को लेकर फंडिंग में अब्दुल सलाम की तलाश चल रही है। सीएए को लेकर हिंसक प्रदर्शन में भी अब्दुल सलाम का नाम आ चुका है। आरोप है कि अब्दुल सलाम ने पैसे देकर हिंसक आंदोलन करवाया था। अब्दुल सलाम मंजेरी में केरल राज्य विद्युत बोर्ड के रीजनल ऑडिट दफ्तर में काम करता है। उधर पीएफआई के जिन 4 सदस्यों की गिरफ्तारी हुई थी, उन्हें पुलिस ने आज अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इन लोगों को मंगलवार की शाम पुलिस ने मथुरा से हाथरस जाते वक्त गिरफ्तार किया। मथुरा के मांड थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा से इनकी गिरफ्तारी हुई। इनमें से एक अतीकुर रहमान मुजफ्फरनगर जिले के रतनपुरी थाने के नगला गांव का रहने वाला है। दूसरा शख्स सिद्दीकी मल्लापुरम के बेंगारा का रहने वाला है। तीसरा शख्स मसूद अहमद बहराइच जिले के जरवल का रहने वाला है और चौथा आलम रामपुर के घेर फतेह खान गांव का रहने वाला है। इन चारों आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, लैपटॉप और माहौल बिगाड़ने वाले संदिग्ध साहित्य बरामद हुए हैं। इनके पास से आपत्तिजनक सामग्री मिली और जब और तहकीकात हो रही है तो पता यह चल रहा है कि न सिर्फ आपत्तिजनक सामग्री, न सिर्फ पोस्टर, बल्कि एक बड़ी फंडिंग की तैयारी थी और हाथरस में जस्टिस के नाम पर पैसे उगाही की भी कोशिश चल रही थी। कुल मिलाकर हाथरस के पीछे एक बड़े मूवमेंट को खड़ा करने की तैयारी चल रही थी, जैसे एंटी सीएए प्रोटेस्ट के दौरान हुआ था। मथुरा से पीएफआई के 4 साजिशकर्ताओं की गिरफ्तारी से ये साफ हो गया था कि हाथरस कांड के बहाने किस तरह यूपी में दंगे फैलाने की साजिश चल रही थी। एक गरीब की लाश पर राजनीति करने वाले इन चेहरों को पहचानिए तो देश के लिए और समाज के लिए कितनी विकृत सोच के साथ ये काम कर रहे हैं, कितनी बड़ी साजिश कर रहे हैं। योजना, गरीब के लिए आने वाली योजना को कैसे चट करना है, जब उसमें इनको अवसर नहीं मिला तो उन्होंने अपने षड्यंत्र का जाल का विस्तार ऐसे कर दिया कि गरीब के जीवन के साथ ही खिलवाड़ करना प्रारंभ कर दिया और एक लगातार ये चल रहा है। लेकिन याद रखना, उत्तर प्रदेश और देश आज जिस स्थिति में है
सबको सुरक्षा और सबको सम्मान देने के इस अभियान को हम मजबूती के साथ आगे लेकर के चलेंगे। हाथरस कांड के बहाने उत्तर प्रदेश को दहलाने की साजिश कई स्तर पर रची गई, यानी एक साजिश नाकाम हुई तो दूसरी कामयाब हो जाए। साजिश नंबर 1, हाथरस कांड को दलित बनाम सवर्ण करके जातीय संघर्ष में झोंक दिया जाए। साजिश नंबर 2, हाथरस में CAA और NRC के विरोध प्रदर्शन जैसे प्रदर्शन किए जाएं। साजिश नंबर 3, वेबसाइट पर भ्रामक और भड़काऊ खबरें डालकर सरकार को बदनाम किया जाए। साजिश नंबर 4, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि खराब करने की कोशिश की जाए। साजिश नंबर 5, हाथरस की पीड़िता के परिवार को मदद के बहाने दंगे के लिए फंडिंग की जाए। और साजिश नंबर 6, मास्क लगाकर अधिकारियों को निशाना बनाया जाए। हालांकि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने इन सभी आरोपों को खारिज किया है। Popular Front of India strongly condemns the attempt of the Uttar Pradesh government to link Popular Front of India with the allegation that we are trying to incite communal and caste violence. So this is highly deplorable and it is an attempt by the Uttar Pradesh government to divert the attention. अब PFI चाहे जितनी सफाई दे ले, लेकिन उसके खिलाफ पुलिस के पास सबूतों का अंबार है। ये तो गनीमत थी कि इनकी साजिश का पर्दाफाश हो गया, वरना ये तो हाथरस को हिंसा की आग में दहकाने की साजिशों में लगे हुए थे। मथुरा में मदन शर्मा, मुंबई से मुनीश पांडे के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। उत्तर प्रदेश सरकार ने SIT को जांच के लिए 10 दिनों की और मोहलत क्यों दी? पूरी कहानी इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए वारदात। हाथरस कांड का सच सामने आने में अभी 10 दिन और लगेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले SIT को 7 दिनों की मोहलत दी थी अपनी जांच पूरी करने के लिए, लेकिन अब 10 दिनों की मोहलत और दे दी है। इस मामले में CBI जांच की भी सिफारिश की जा चुकी है। ED भी जांच कर रही है। मामले की निगरानी जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है। यानी कुल मिलाकर हाथरस कांड का जो सच है वो सच सामने आने में अभी कुछ दिन और लग सकते हैं। हाथरस कांड का पूरा सच जानने के लिए अभी देश को 10 दिनों का और इंतजार करना पड़ेगा। मामले की जांच के लिए बनाई गई SIT को यूपी सरकार ने अपनी फाइनल रिपोर्ट देने के लिए 10 दिनों का वक्त और दिया है। मामले की जांच भले SIT कर रही हो, लेकिन मामले में हो रहे खुलासों ने SIT का काम और चुनौतीपूर्ण कर दिया है। पीड़ित लड़की के भाई और आरोपी लड़के के बीच फोन पर हुई लंबी बातचीत के सबूत सामने आए हैं। सवाल ये है कि अगर दोनों परिवारों में दुश्मनी थी और लड़के ने लड़की के साथ ज्यादती कर उसकी जान ले ली, तो फिर दोनों के बीच इतनी लंबी और बार-बार बातचीत किस बात पर हो रही थी? नई समय सीमा मिलने के बाद SIT ने अपनी जांच और तेज कर दी है। SIT अधिकारियों ने बुधवार को पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के साथ साथ करीब 15 मिनट तक पीड़िता के भाई से सवाल जवाब किए, ताकि फोन वाली गुत्थी सुलझाई जा सके। हालांकि SIT अधिकारी इस मसले पर फिलहाल कुछ भी नहीं बोलना चाहते। CDR कल आया है, उसको लेकर के तमाम चर्चा है, कॉल डिटेल है और भी बाकी जगहों पर आप कल गए थे। बाकी हम और डिटेल्स नहीं शेयर कर सकते। एक तरफ SIT की जांच, दूसरी तरफ सरकार की CBI जांच की सिफारिश और तीसरी तरफ मामला सुप्रीम कोर्ट में। जाहिर है आखिरी फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। हालांकि लड़की के घर वाले अब भी CBI जांच के खिलाफ हैं और वो न्यायिक जांच चाहते हैं। हाथरस से श्वेता सिंह और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ कुमार कुणाल, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।